हमें खर्च करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, डेट को अपने कैसे मैनेज कर सकते हो, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। इसी पर हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हैं और साथ ही वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हिम्मत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले पूजा, जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, जब ये शब्द आप सुनती हैं तो एक्चुअल में पर्सनली व्हाट डज इट मीन टू यू? जी बिल्कुल दीपाली, थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सारे व्यूवर्स को, आपको, हेमंत जी आपको भी। मेरे हिसाब से आज़ादी या जो फ्रीडम हम पहली बार सुनते हैं तो देश को तो 1947 में आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन हमें जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करनी है वो हमें बिल्ड करना है। तो हमें तब तक बिल्ड करना है जब तक हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम हमारे पैसों के लिए काम करें। सो ये अगर मंत्र सब अपनी लाइफ में अपना ले कि जब तक हम पैसों के लिए काम करते तब तक हम आजाद नहीं है, जब हमारे पैसे हमारे लिए काम करेंगे तब हम एक्चुअली आजाद हो जाएंगे। सो आई थिंक दीपाली, इस नोट पे इस आजादी के दिन हम इसके लिए मेहनत करें और इसकी प्लानिंग करें। ये सबके लिए एक शुभकामना होगी मेरी तरफ से। ओके, इनफैक्ट आपको भी शुभकामनाएं पूजा। और हेमंत जी, स्वागत है आपका भी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जब मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के मायने क्या हैं, तो उसके साथ एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या सिर्फ रिच होना है या अपने पैसे पर एक थॉटफुल कंट्रोल होना है, कि कब कहाँ कैसे निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है या खर्च करना है? एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन? जी दीपाली, सबसे पहले आपको, पूजा को और सभी दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखिए, ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। और जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तब आपको मिलती है जब आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, इतनी सेविंग्स हो, इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप उससे दो चीज़ों को पूरा कर सके। एक, आपके लिए वो इतनी पैसिव इनकम जनरेट कर सके कि आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ हमारी जो पैसिव इनकम तक, यानी जो खर्चे पूरे करने के लिए तक ही सीमित ना हो, बल्कि जो हमारे जिंदगी के जो पैशंस होते हैं, जिसको मैं टू पीस बोलता हूँ, पैसिव इनकम और पैशंस, जब तक हमें उतने पैसे ना हो तब तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती है। जिस दिन आप अपने पैशंस और अपनी पैसिव इनकम के लिए जनरेट करने के लिए आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। तो इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को आप एक आइसोलेटेड गोल करके नहीं देख सकते। आपके पास एडिक्वेट एसेट्स होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपने जो बाकी आपके गोल्स हैं, वो बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, आपके अपने लिए घर खरीदना हो सकता है, वो उन चीजों को जब तक आपने पूरा नहीं किया उससे पहले आप फाइनेंशियल फ्रीडम का सोच नहीं सकते। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का गोल है जिस पे आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, तो साथ में आपको उसके ऊपर काम करना है। तो ये, जैसा आपने पूछा मुझे कि ये खाली रिच होना है, ऑब्वियसली उतना रिच होना जरूरी है कि जैसा मैंने कहा कि आपकी जो इनकी इतनी इनकम जनरेट हो सके कि आपके पूरे खर्चे पूरे हो सके और आपके जो पैशंस हैं उसको आप पूरा कर सके। इनफैक्ट हेमंत जी ने बहुत राइटली पुट किया पूजा। और आमतौर पे एवरेज इंडियन हाउस होल्ड की बात करें तो वहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम को काफ़ी मिसकंसेप्चुलाइज किया जाता है। वो समझते हैं कि बैंक बैलेंस रहेगा मोटा, बैंक अकाउंट्स में पैसा होगा तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। बट जैसे हेमंत जी ने भी कहा कि आप अपने खर्चों का मैनेजमेंट, अपनी सेविंग्स का, अपने पैशन का, और एक साइजेबल अमाउंट आपके पास रहे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। आपके हिसाब से क्या एक गलती आमतौर पे इंडियन हाउस होल्ड्स करते हैं, या फिर क्या मिसकंसेप्शन आपके हिसाब से है फाइनेंशियल फ्रीडम की जब हम बात करते हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक दीपाली, टू एड अप टू हेमंत जी ने जिस हिसाब से कहा, मैं कहूंगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे अगर कोई यंग पर्सन है तो उसे फ्रीडम होना चाहिए अपना करियर चूज करने का। अगर कोई पेरेंट है तो उन्हें फ्रीडम होना चाहिए कि अपने बच्चों के एजुकेशन में वो अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस कॉम्प्रोमाइज ना करे। और अगर एक रिटायर्ड है तो उन्हें फ्रीडम होना चाहिए इतना कि उन्हें मंथली इनफ्लो आ रहा है और वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो मेरे हिसाब से अगर इनका गोल सही होगा, जैसे हम गोल की प्लानिंग करते हैं, तो काफी सारे मिस्टेक्स से वो दूर हो सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, काफी टाइम इंसान
जब फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी के बारे में सोचते हैं ना, तब तक काफी लेट हो जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी शुरू करे सबसे पहले वो जरूरी है। और मिसकंसेप्शन काफी टाइम लोगों को लगता है कि हाँ मुझे कुछ होने नहीं वाला है, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी सेविंग है। तो उस टाइम पे काफी टाइम पे उनके पास इंश्योरेंसेस काफी नहीं होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेस, लाइफ इंश्योरेंसेस या फिर इमरजेंसी फंड। सो ये चीजें अगर नहीं है तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में रुकावट आ सकती है, क्योंकि ये सारी चीजों की वजह से काफी टाइम हम एक ऐसी इनकंटिजेंसी देख जाते हैं किसी फैमिली में कि जहां शुरुआत की थी वहां पे आके फिर आ जाते हैं, क्योंकि ना उनके पास एक सही हेल्थ इंश्योरेंस है, ना उनके पास एक सही इमरजेंसी फंड है। एंड लास्टली बहुत ज्यादा डेट में ना फंसे, बहुत ज्यादा लोन्स ना लें। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में, कि आप ये मिस्टेक्स ना करें एंड रॉन्ग प्रोडक्ट्स को ना लें। बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, एकदम सिंपल है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, तीन चीज को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करें। लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में डालें, मिड टर्म का पैसा आप हाइब्रिड जैसे कोई प्रोडक्ट में डालें, एंड शॉर्ट टर्म का एक कंटिजेंसी आप डेट फंड में डालें। इसके अलावा और कुछ नहीं भी करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में नहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी चलेगा, बट इतना करना जरूरी है, क्योंकि महंगाई वो एक ऐसी चीज है ना, वो दिखती नहीं है, वो बीट करना बहुत जरूरी है। महंगाई को बीट करने वाले रिटर्न में निवेश करना बहुत जरूरी है जी। ओके, बिल्कुल। और हेमंत जी, चलिए फिर अब कैसे फाइनेंशियली फ्री होना है, कैसे शुरुआत करनी है, उस पर अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि अगर कोई आज से फ्रॉम जीरो स्टार्ट कर रहा है तो उसकी पहली 3 फाइनेंशियल प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये एक आइसोलेटेड गोल नहीं है, ये कलेक्टिव गोल का हिस्सा है। तो अगर किसी को अपनी पूरी लाइफ के लिए पूरा प्लान करना है कि डिफरेंट गोल्स के लिए, तो सब चीज़ जो है वो पैरेलली करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करें। यानी जो भी हमारे गोल्स हैं, देखिए काफ़ी बार क्या होता है जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं ना दीपाली, तो ये लगता है कि सिर्फ उस समय की बात कर रहे हैं जब हम काम करना बंद कर देंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो हमारी ऑनगोइंग लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी उसमें क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि चलिए हम कभी कभी बीच में वेकेशंस ले लें। तो मुझे लगता है वो भी एक हमारी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल फ्रीडम का हिस्सा है कि हम जिस तरह से काम करते हुए भी अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं कि नहीं। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए कि जो भी आप करना चाहते हो, जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी, जिसके लिए आपके पास समय है, उन सभी गोल्स को आप अपना डिफाइन कीजिए, एक एक को अपने प्लानिंग का हिस्सा बनाइए। उससे दो चीजें होंगी। देखिए, एक आपको पता चलेगा कि हर गोल के लिए कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरा आपको पता चलेगा कि मुझे पैसा तो कितना इन्वेस्ट करना ही है और कौन से गोल जो है मेरे रियलिस्टिक हैं, कौन से मेरे गोल्स अनरियलिस्टिक हैं। कभी कभी क्या होता है, हम हमेशा सोचते हैं कि भाई अगर हम ये कर लेते या वो कर लेते, लेकिन ये रियलिस्टिक होना बहुत ही जरूरी है कि क्या मेरे लिए पॉसिबल है और क्या नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको बताता है कि आपको एक डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। डिसिप्लिन का मतलब कहाँ से शुरुआत होगी? देखिए, आप इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? आप इन्वेस्ट तभी करेंगे जब आप सेव करेंगे। आप सेव कैसे करेंगे? अगर आपके खर्चों में कहीं डिसिप्लिन है, यानी आप पहले सेविंग करेंगे फिर खर्चा करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं बजटिंग को फॉलो करना शुरू करते हो। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस कई बार सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये है एक्चुअली बहुत सिंपल। इसमें पेशेंस की जरूरत है, परसिवरेंस की जरूरत है। आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए कि मुझे मेरे गोल्स क्या क्या है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप ये शुरुआत करते हैं, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, और एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पूजा ने भी कहा कि लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं वहां पे आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। अगर आप वो लेके चलें, और ये जो गोल डिफाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आपको हेल्प करता है कि आप वॉलेटिलिटी होने के बावजूद भी इक्विटी में आप बने रहें। तो मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी चाहिए मेरे गोल्स के लिए, मेरे पास कितना समय है और मुझे क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग इंश्योर करता है कि जो आपने रोड मैप बनाया है, आपकी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से चलती रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, मुझे लगता है सारे गोल्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हर निवेशक को फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल। और गोल डिफाइन करने से यूजुअली एक डिसिप्लिन भी आता है इन्वेस्टमेंट का और अपने गोल्स को अचीव करने का। अच्छा पूजा, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जो आज शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या है? पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें तो किस तरीके का कॉम्पोजिशन वो करें, कंसीडरिंग यंग है, उनके पास टाइम है एम्पल,
और एक और एस्पेक्ट ये भी है कि क्योंकि हम यूजुअली हमने पहले भी इस पर चर्चा की है कि आजकल के जो यंग इन्वेस्टर्स हैं या जेनजी हैं उनके लिए है कि वी लिव ओनली वंस, तो कैसे मैनेज करें या फिर क्या अप्रोच रखें कि वो लाइफ भी एंजॉय करें, थोड़ी सेविंग भी कर लें, थोड़ा इन्वेस्ट भी कर लें, क्या एडवाइस है उनके लिए? जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत सही तरीके से आपने इसको पुटअप किया दीपाली, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जेंजी हैं, यंग इन्वेस्टर हैं, उनके पास बिगेस्ट एडवांटेज है टाइम। टाइम इज मनी, हम लिटरली कहते हैं कि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे भी ले लूँ ना दीपाली, के जैसे अगर 25 साल का कोई इन्वेस्टर है और अगर वो 10,000 की भी एसआईपी कर रहे हैं, तो 25 साल बाद ये एसआईपी का अमाउंट बन जाएगा इनका 1.9 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर 10 साल भी इन्होंने लेट कर दिया, यही 25 साल का अगर इनका जर्नी है, अगर उन्होंने 25 की जगह पे 35 पे शुरू किया, तो एसआईपी अमाउंट 3 गुना लगेगा उन्हें 1.9 करोड़ पहुंचने के लिए, मतलब 30,000। मतलब एक 10 ईयर डिले में आपको 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, या तो आप 3 गुना आपका कॉर्पस कम बना पाएंगे अगर इस तरीके की कोई नौबत आती है तो। मुझे लगता है कि भले ही आप यू ओनली लिव वंस वाले माइंडसेट से हैं, डीआईवाई वाले माइंडसेट से हैं, रिस्क टेकिंग वाले माइंडसेट से हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा हमारे पहले वाली जनरेशन से अपने पेरेंट्स से कुछ सीख सकते, तो वो यही है कि पेरेंट्स ने इन्फ्लेशन को कभी कंसिडर नहीं किया था दीपाली। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो रिटायरमेंट पे हैं, इतने रिटायरमेंट होम्स हैं, इन्होंने नहीं की होगी प्लानिंग, इन्होंने सब कुछ बच्चों के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, और तभी जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अभी के जो पेरेंट्स हैं जिनका अब रिटायरमेंट आएगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, वो संभल चुके हैं क्योंकि वो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको एट द सेम टाइम बहुत सारे खर्चे आ रहे हैं, उनको बच्चों की एजुकेशन भी करनी है, घर भी है, खुद के लिए भी सोचना है, तो वो क्रंच में है, लोन्स में है। लेकिन जो जेंजी है इनके पास ये सारी एक्सपीरियंसेस हैं, ये देख रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जो फायर नंबर अगर वो चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है तो आप एक ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट रखें, जो हम एसआईपी कहते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया। वो एक सिस्टमैटिकली अगर आपने उसकी शुरुआत कर ली, जो भी आपका सेविंग है उसका एटलीस्ट 30% से भी आपने शुरुआत कर ली, एंड हर साल उसको धीरे धीरे स्टेप अप करते चले गए, तो आप एक अच्छा खासा कॉर्पस बना लेंगे। इमरजेंसी फंड थोड़ा बहुत 6 महीने 9 महीने का जो घर खर्च है या जो रिक्वायरमेंट है वो आप साइड में एक रख लें, एंड जैसे मैंने कहा जो बेसिक इंश्योरेंसेज हैं वो रख लें। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी में घुसने की जरूरत है। मैं अगेन रिपीट करूंगी दीपाली, क्योंकि हम जेंजी की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, क्रिप्टो में डालना, ट्रेडिंग करना, फ्यूचर्स में खेलना, ये सारी चीजों से इन्हें बिकॉज पियर कहीं ना कहीं सुनते हैं सोशल मीडिया से। अगर आप हार्ड अर्न मनी है, मनी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड चाहते हैं कि वो भी आपको लाइफ टाइम एक स्टेबल इनकम दे, तो प्लीज आप इन सारी चीजों से बचे। एंड ये नहीं कि मुझे खुद को एक्सपीरियंस करके लॉस करना है, अगर वो भी एक रश है, तो आप आपको थोड़ा बहुत, अगर बहुत ही मन कर रहा है, तो आप थोड़ा बहुत एडिशनल अमाउंट को साइड में रखें और उसके साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है आप करें। लेकिन जो आपका कोर होना चाहिए, मेजर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, वो ये होना चाहिए। एंड दीपाली लास्टली, डाइवर्सिफिकेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि सब कुछ इक्विटी में डाल दिया। आप यंग हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड सिल्वर को इंट्रोड्यूस करें आपके प्रोडक्ट, आपके पोर्टफोलियो में, एंड डेट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट जितना इक्विटी है। बिल्कुल। तो पूजा ने इनफैक्ट पूरा बताया कि क्या आपकी आइडियली अप्रोच होनी चाहिए और क्या कैसे शुरुआत करनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर एक क्विकली ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो ओल्डर इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने 40s में है, अगर उन्होंने अब तक जर्नी नहीं शुरू की है तो वो कैसे कर सकते हैं। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें तो किन थीम के साथ कर सकते हैं, टाइम होराइजन और उनकी कैटेगरी ऑफ फंड्स में क्या तालमेल है, इसको भी समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल और हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की और आपकी फाइनेंशियल जर्नी की कि कैसे आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। और इस शो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हैं और साथ ही वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी बने हुए हैं। अच्छा हेमंत जी, जो ओल्डर इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने 40s में हैं, जिन्होंने अब तक शुरुआत नहीं की है, उनके लिए आपका सजेशन क्या होगा? क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए और क्या अभी भी वो अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर या एक वेल फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं? जी दीपाली, जब हम 40s की बात करते हैं तो मुझे लगता है किसी भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। वो इसलिए है कि देखिए, एक तो आप उम्मीद करते हैं कि तब तक हालांकि हम बात कर रहे हैं उन निवेशकों की जिन्होंने शायद बहुत ज़्यादा कुछ इस पे काम ना किया हो, लेकिन यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक आप इस स्टेज पे पहुंचे तो आपने जो, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम अकेला गोल नहीं है, उसके अलावा और भी गोल्स हैं। तो आप ये मान के चलते हैं कि इस स्टेज तक पहुंचने तक या तो आपने बाकी गोल जो है, जैसे हमने बात की चिल्ड्रन एजुकेशन हो सकती है या घर खरीदने के लिए, उस पर अच्छे से काम कर दिया हो, उसके लिए आपने प्रोविजन कर दिया हो। एक तो ये, दूसरी बात, हम जो रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते अगर वो नहीं हुआ है तो एकदम वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूं तो हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की, हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, और हम बात कर रहे हैं एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की, जो आपके एक्सपेंसेस 6 या 9 महीने के एक्सपेंसेस, सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं, जो भी आपकी मंथली कमिटमेंट है उसके हिसाब से आपको उसको पूरा करना है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ये इसलिए कि हमारा जो करियर है, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हों चाहे हम सैलरीड एम्प्लॉय हों, तब तक कुछ ना कुछ क्लैरिटी हमारी लाइफ में होती है कि मेरा करियर कैसे जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और आई थिंक इसके आगे आने वाले साल जो हैं वो हमारे लिए अर्निंग के पीक ईयर्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वहां तक पहुंचते पहुंचते इन 2-3 एस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं किया है तो सबसे आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिए। दूसरा, अपने गोल्स को अभी भी क्योंकि अगर आप वर्किंग लाइफ मान के चलें कि 15-20 साल की वर्किंग लाइफ इसके बाद है, तब भी समय है। हालांकि जैसे हमने पहले भी बात की कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही आपको इक्विटी जैसी एसेट क्लास या पावर कंपाउंडिंग का फायदा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस स्टेज पे आके नहीं कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेशन है कि जब तक आप इस स्टेज पे पहुंचे ये चीजें कंप्लीट हो। अगर वो नहीं हुआ है तो ये तीनों की तीनों प्रायोरिटी हैं, चाहे वो प्रोसेस 25 साल या 30 साल की उम्र में हो या 40 साल की उम्र में हो, बेसिक जो प्रोसेस है वही रहेगा। ऑफ कोर्स अनडाउटेडली आपके जो कमिटमेंट होगी इन्वेस्ट करने की वो कहीं ज्यादा करनी होगी, क्योंकि आपने उतना समय खो दिया है। तो अगर आप इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते इन तीनों चीजों पे आपने आप काम कर लिया है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम तक के गोल तक पहुंचने के लिए। अगर आपने नहीं किया है तब भी आपके पास मौका है, जैसे मैंने कहा 15 या 20 साल का, उस पर आप अगर काम करें, कमिटेड हो, तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ओके अच्छा पूजा, अब हम आते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पर। तो आमतौर पे एक गलती यूजुअली इन्वेस्टर्स करते हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ फंड्स रख लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या एक राइट अप्रोच होनी चाहिए नंबर ऑफ फंड हाउसेस को लेकर, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर। क्या सजेशन है आपका? बिल्कुल, मुझे लगता है दीपाली के सबसे पहले कोई भी आप एज में क्यों ना आप शुरू कर रहे हैं तो आपको आपका रिस्क एनालिसिस करना जरूरी है। जैसे हेमंत जी ने भी कहा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए है, आप रिस्क उठा सकते हैं, आप कितना इन्वेस्टमेंट गोल के सामने, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट विदाउट गोल करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट रहेगा। आपको उसको गोल के साथ मैचअप करना बहुत जरूरी है कि कौन सा गोल है एंड कितने साल बाद है एंड कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। सिंपल है, अगर आप खुद जानकारी रखते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप किसी एडवाइजर इंटरमीडियरी के साथ बैठ के उनकी सलाह लेके फिर पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करें। अभी मैं एक जनरलाइज्ड व्यू दे रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है, 4 या 5 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में काफी हैं, जो मैं कोर पोर्टफोलियो मानती हूँ। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर नाम दे दूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, व्हाइट ओक मल्टी कैप ले सकते हैं। एक ग्रोथ ओरिएंटेड फंड जो मैं कहती हूँ हमेशा, मिड कैप इज समथिंग जो पोर्टफोलियो का इम्पोर्टेंट एक फॉर्म होना चाहिए, विच इज मिड कैप कैटेगरी। एचएसबीसी मिड कैप, कोटक मिड कैप कोई भी ले सकते हैं। वैल्यू या कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी में से भी एक ले सकते हैं, डीएसपी वैल्यू या इन्वेस्को कॉन्ट्रा। एंड एक डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे आप मल्टी एसेट कैटेगरी भी ले सकते हैं, जिसमें हम हमेशा कहते हैं जो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए अक्रॉस एसेट क्लास। तो आपको उसमें गोल्ड सिल्वर भी मिल जाएगा, रीट्स भी मिल जाएंगे, इक्विटी डेट का पोर्शन भी मिल जाएगा। सो उसमें निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मुझे एक चीज यहाँ पे लास्ट में ये कहनी है कि
हम जितनी भी प्लानिंग कर लें, गोल बेस्ड प्लानिंग कर लें, इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग कर लें, इक्विटी एसेट एलोकेशन सब कुछ कर लें, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है दीपाली के हम एक्सपेंस मैनेजमेंट करें। आई थिंक इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है कि आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो विमेन स्पेसिफिकली मैं कहूंगी कि आप डिपेंडेंसी का जो आपका नेचर है उसको छोड़ दें। आज के दिन ये एक प्रण लेके भाई मैं अपना फाइनेंस भले ही मेरे को नहीं समझ में आता है, मैं एटलीस्ट जानकारी लेके अवेयरनेस लूंगी। एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। हम सालाना एसआईपी बढ़ाना भूल जाते हैं, लेकिन हर साल हमारा लग्जरी स्टेटस जो है वो बढ़ते जाता है, हमें महंगे फोन लेने होते हैं, महंगे डेस्टिनेशंस में जाना होता है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भूल जाते हैं। हमें लगता है हमने एक बार इन्वेस्टमेंट किया ना बस हो गया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से चीज को आज के दिन ध्यान रखें। हेमंत जी, अब आपका सजेशन क्या है अगर हम कैटेगरी ऑफ फंड्स की बात करें कि आइडियली कितना इन्वेस्टमेंट या कितना एक्सपोजर किस कैटेगरी में होना चाहिए अगर कोई लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ रहा है तो? दीपाली, अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि लॉन्ग टर्म गोल है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म होराइजन लेके हमको चलना पड़ेगा। और अगर हम स्पेसिफिक गोल की बात करें तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और यूजुअली इस गोल के लिए हमें एक बड़ा कॉर्पस बनाना पड़ता है, तो फोकस जो है वो इक्विटी के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो उसमें ये समझते हुए कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, अपने पोर्टफोलियो को स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका जो गोल है इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड नहीं बनाने हैं आपको। तो मेरे हिसाब से एक मल्टी कैप फंड होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप कोटक मल्टी कैप देख सकते हो, और एक लार्ज एंड मिड कैप, जिसको जैसे मान लीजिए इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप, एक मिड कैप प्योर मिड कैप होना बहुत जरूरी है, HSBC मिड कैप, और एक स्मॉल कैप जो बंधन स्मॉल कैप हो सकता है। तो हमने कोशिश की है कि इस तरह का पोर्टफोलियो बने कि तीनों के तीनों जो सेगमेंट है मार्केट के, पोटेंशियली लॉन्ग रन में आप उम्मीद कर सकते हैं कि मिड एंड स्मॉल जो है आपको बेहतर रिटर्न देंगे लार्ज से, लेकिन लार्ज कैप को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट करने का तरीका डिफरेंट है। जैसे हमने कहा कुछ हिस्सा जो है वो मल्टी कैप से आएगा और कुछ लार्ज एंड मिड कैप से आएगा। ओके पूजा, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? क्या चॉइसेस हैं आपके अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना हो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए, तो क्या चॉइसेस? जी बिल्कुल दीपाली, आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि एक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप व्हाइट ओक मल्टी कैप, एक मिड कैप HSBC मिड कैप, और एक मल्टी एसेट मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आपके पोर्टफोलियो में, विच इज निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ओके, तो ये आपको चॉइसेस बताई गई हैं हेमंत जी की तरफ से और पूजा की तरफ से। और इन फंड्स के साथ अगर अब तक आपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट नहीं किया है तो पोर्टफोलियो बनाकर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से चल सकते हैं। और CNBC आवाज़ आपको टाइम टू टाइम कंसिस्टेंटली बेसिस पे आपकी पोर्टफोलियो पर गाइड तो करता है ही, बट एटलीस्ट निवेश की शुरुआत कीजिए, मदद के लिए हम हैं। और अब तक अगर जर्नी नहीं शुरू की है तो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए ये जर्नी अभी से शुरू कीजिए। थैंक यू पूजा एंड हेमंत जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए, समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को कि आइडियल इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।